अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे। अकाउंटिंग हमेशा फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट के तौर पर रहा है। फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग को समझने में, उसको सॉल्व करने में हमेशा बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अकाउंटिंग के अच्छे टीचर्स भी बहुत कम हैं और हर बच्चा उन तक पहुंच भी नहीं पाता। ऐसे टीचर्स के जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके समझा सकें। जबकि अक्सर कोचिंग सेंटर्स जो मौजूद हैं मार्केट में, अफसोस के साथ वो भी सिर्फ कारोबारी मकासद के लिए काम करते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बहुत कोई अच्छा काम नहीं है मार्केट में मौजूद। इन्हीं तमाम वजूहत की बिना पर अक्सर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में बहुत कमज़ोर रह जाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने से कासिर रहते हैं। और चूँकि फ़र्स्ट ईयर पे उनकी अकाउंटिंग अच्छी नहीं होती, वो पेपर्स अच्छे नहीं दे पाते, उनकी बेसिक्स होती हैं। फ़र्स्ट ईयर के अकाउंटिंग में हम जो कुछ समझाते हैं वो बेसिकली बेसिक्स होती हैं। नए बच्चों के लिए जो अकाउंट्स की फील्ड में आ रहे होते हैं उनके लिए बहुत ही बुनियादी चीज़ें होती हैं। इट्स लाइक ABCD ऑफ अकाउंटिंग। जब आपकी वो बेसिक्स ही कमज़ोर होती हैं तो आप सेकेंड ईयर में भी अकाउंटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और उसके आगे फिर BCom में जाएँ या BBA में जाएँ या CA में, CA किसी भी फील्ड में आप जाएँ अकाउंट्स की, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं ला पाते। तो बेसिक रीज़न वाज दैट कि फ़र्स्ट ईयर की अकाउंटिंग की जो बेसिक्स हैं उनको अच्छे से समझाया नहीं गया होता है, वो अच्छे से नहीं समझाई जाती हैं। इसलिए वो बच्चे हमेशा अपनी एजुकेशनल लाइफ में भी और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अकाउंटिंग में बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमने अकाउंटिंग की ये सीरीज़ शुरू की है जो अब आप देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगर आप इस सीरीज़ को, अगर आप इन वीडियोस को रोज़ाना की बुनियाद पर देखेंगे, और जो कि बहुत ही छोटी सी शॉर्ट वीडियोस हुआ करेंगी, मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियोस हुआ करेंगी इंशाल्लाह। अगर आप इन वीडियोस को रोज़ाना देखेंगे तो आपके लिए अकाउंटिंग एक बहुत आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। बहुत ही उसके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत आसानी से अपना अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ना सिर्फ ये कि अपने पेपर्स में उसको अच्छे नंबरों से क्लियर करेंगे, मुझे उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत अच्छे अकाउंटेंट बनेंगे। तो चले आए, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मिलके साथ में अकाउंटिंग को समझते हैं और समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, कैसे काम करती है, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं एंड ऑल दैट। और हमारे जो भी टॉपिक्स हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग से रिलेटेड, उनको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। चले आइए। चलें, अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन का ये चैप्टर जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप किस काबिल हो जाएंगे, आपको मुख्तलिफ अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ पता लग जाएंगी कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं। आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। आप रिकग्नाइज और एनालाइज कर सकेंगे अकाउंटिंग साइकिल को। आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को। और आप समझ लेंगे कि कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं हमारे पास, उनकी कितनी अकसाम होती हैं, कितनी किस्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं और उनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं। इसके अलावा जो 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स है, जिनको हम पिलर ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, पिलर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, आप उनको भी समझ लेंगे, उनको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है। और इसके अलावा आप अकाउंटिंग इक्वेशन को भी समझ सकेंगे। अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन में एक चीज़ और भी है कि देखें, दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो सर्विसेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो, कोई सा भी बिजनेस हो, वहां पर अकाउंटिंग प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। और इवेंचुअली जब अकाउंटिंग प्रोसीजर की ज़रूरत होगी तो वहां पर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की भी ज़रूरत होगी। तो जो कि आप लोग बनने वाले हैं मुस्तकबिल में, आप लोग प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स बनेंगे और आप हर तरह के बिजनेस में, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में और इवन गवर्नमेंट्स के अंदर भी आप लोग मौजूद होंगे। अकाउंटिंग की डेफिनेशन: अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड एनालाइजिंग, वेरीफाइंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। अकाउंटिंग ऐसा सिस्टम है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं और समराइज करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। डे टू डे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं और समराइज करते हैं और फिर उनको एनालाइज करते हैं और उनको वेरीफाई करते हैं और उनसे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म की। अच्छा,
एक तो ये डेफिनेशन हो गई, इसके अलावा एक और अच्छी सी डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेसेस एंड कॉरपोरेशंस। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेजर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और शेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, दूसरी इंफॉर्मेशन को किसी भी बिजनेस या कॉरपोरेशन से मुतालिक। ये किससे शेयर की जाती हैं ये हम आगे चल के समझेंगे। पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, जिनको हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं और इन्हीं को हम नेचर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, ये 5 होते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर है एसेट्स, दूसरे नंबर पर लायबिलिटीज, फिर रेवेन्यूज, फिर एक्सपेंसेस और कैपिटल और ऑनर ऑनर इक्विटी। अच्छा, इनकी ये तरतीब जरूरी नहीं कि इसी तरह से हो, आपको मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ तरह से इसकी तरतीब मिलेगी, तो इसमें आप परेशान ना होइएगा। अब हम इनको बारी बारी डिफाइन करते हैं कि ये सारे सब क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लायबिलिटीज, सबको हम बारी बारी समझेंगे। एसेट्स, जिसको हम उर्दू में अससाजात भी कहते हैं। अससाजात किसी भी कंपनी के कंट्रोल में होने वाली वो चीजें हैं कि जिनको इस्तेमाल करके वो कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है, या यूं कह लें कि वो तमाम चीजें जो किसी भी कंपनी का बिजनेस, किसी भी बिजनेस का, कारोबार का प्रोसेस चलाने के लिए लाजमी होती हैं, उनको हम एसेट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर कैश, कैश के बगैर कोई भी कारोबार रन नहीं कर सकता, कोई भी कारोबार नहीं चल सकता। इसके अलावा लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हर एक बिजनेस का अलग अलग हो सकता है। मसलन अगर आप बात करें अपने मोहल्ले की दुकान की, तो उनके पास जो तराजू रखी हुई होती है, जो वेइंग स्केल रखा होता है, वो उनका इक्विपमेंट है। वो जो जिनसे वो चावल या आटा या दालें निकालते हैं, जैसे एक आपने देखा होगा गोल सा एक बना हुआ होता है आला, जिससे वो दालें और चावल वगैरह बोरी से निकाल के और शॉपर्स में डालते हैं, वो भी उनके इक्विपमेंट कहलाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम बात करें किसी बड़ी कंपनी की बात करें, तो वहां पर इक्विपमेंट क्या होगा? ऑफिसेज में इक्विपमेंट होगा टेलीफोन सेट, होल पंच मशीन, स्टेपलर मशीन और इस तरह की चीजें। और इसके अलावा इक्विपमेंट में मसलन अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, तो उनके जो सर्जिकल आइटम्स होंगे वो उनका इक्विपमेंट होगा, उनका बीपी ऑपरेटर्स, उनका स्टेथोस्कोप, उनकी एक्सरे मशीन्स अगर हैं, तो ये सब की सब उनकी इक्विपमेंट्स होती हैं। इक्विपमेंट्स की फिर आगे मजीद अकसाम हो सकती हैं, हर एक बिजनेस के लिहाज से उसकी अकसाम अलग अलग हो सकती हैं। स्टोर सप्लाईज, सप्लाईज कहते हैं हम उन चीज़ों को जो रोज़मर्रा के छोटे मोटे इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, स्टेशनरी टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको, मसलन पेपर्स हो गए, पेन हो गया, रजिस्टर्स हो गए, फाइल्स हो गई, ये चीज़ें हमारी सप्लाईज होती हैं, स्टोर सप्लाईज होती हैं। ठीक है। व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ, गाड़ियां भी किसी बिजनेस को रन करने के लिए लाजमी होती हैं। देखिए, अगर एक छोटी कोई शॉप है तो उसके लिए गाड़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हो सकता है उनको अपना सामान लाने ले जाने के लिए गाड़ियों की जरूरत पड़े, एक से ज्यादा और बड़ी गाड़ियों की जरूरत पड़े, तो वो उनके व्हीकल्स होती हैं। फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने सीनियर मैनेजमेंट के लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उन्हें गाड़ियां भी देते हैं, सैलरी के साथ साथ उनको गाड़ी भी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी ओन्ड गाड़ियां होती हैं वो भी कंपनी का ही असासा होती हैं, वो भी उनके व्हीकल्स में आएंगी। इसके बाद आता है नोट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल और नोट्स रिसीवेबल ये दोनों एक ही तरह के होते हैं, एक ही नेचर के होते हैं। इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी ये होते क्या है वो समझ लें। मिसाल के तौर पर आपने किसी को उधार पे सामान बेचा, अब वो उधार आपने लेना है, उससे जो पैसे आपने लेने हैं, तो जिन लोगों से जो उधार हमने लेना होता है वो हमारा कहलाता है अकाउंट्स रिसीवेबल। एसेट्स की दो अकसाम होती हैं, एसेट्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं हमारे करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं हमारे फिक्स एसेट्स। सबसे पहले हम यहाँ पर करंट एसेट्स को डिफाइन करते हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है। याद रखिएगा, करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है, या वो 1 साल से कम अरसे में यूटिलाइज हो जाते हैं, या उनके अंदर तब्दीली आ जाती है, उनकी वैल्यू के अंदर, उनकी मॉनेटरी वैल्यू के अंदर तब्दीली आ जाती है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर इनके नाम लिखे हैं कैश। अगर आपके पास कैश है तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि 1 जनवरी का जितना आपके पास कैश रखा है वो एज इट इज रखा रहे, थ्रू आउट द ईयर वो आपके पास रखा रहे, और 31 दिसंबर तक आपके पास वो कैश एज इट इज रखा रहे। हम चाहेंगे कि वो कैश डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे चेंज होता रहे, हमारी सेल होती रहेगी, हमारे पास कैश आता रहेगा।
हम कुछ सामान परचेज करते रहेंगे या लोगों को सैलरीज देते रहेंगे या अपने यूटिलिटी एक्सपेंसेस पे करते रहेंगे, तो हमारे पास से कैश जाता रहेगा। तो इस सेंस में हमारे ये कैश मुसलसल तब्दील होता रहता है। उसके बाद है अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी लोगों को जो हमने उधार दिया है वो। ये याद रखिए कि जब भी हम किसी को उधार देते हैं तो मैक्सिमम अप टू 90 डेज होता है। मैक्सिमम अप टू 90 डेज। आमतौर पर उधार नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आप उधार दे भी रहे हैं तो आमतौर पर वो 1 हफ्ते के लिए दिया जाता है, 15 दिन के लिए दिया जाता है, या बहुत ज्यादा भी अगर डिले हुआ तो वो 90 डेज के लिए दिया जाता है। सप्लाईज, अगर आपने पेपर कंप्यूटर पेपर्स लाकर रखे हैं अपने ऑफिस में, तो आपको पता है कि वो मुसलसल इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपका करंट एसेट है क्योंकि वो सप्लाईज पूरे साल एक जैसी नहीं रहती। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी कहते हैं कि हमारे पास स्टॉक में जो सामान रखा है, या स्टॉक ही कह लें आप इसको। मिसाल के तौर पर हम जो सामान बेचने के लिए खरीद कर लाए हैं और वो अभी हमारे पास स्टॉक में रखा हुआ है, वो हमारा इन्वेंटरी कहलाएगा। एक मेडिकल स्टोर का इन्वेंटरी होगा, उसके पास जो मेडिसिन रखी हुई हैं वो उसका इन्वेंटरी कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, एक राशन शॉप के पास जितना राशन रखा हुआ है वो उसका इन्वेंटरी कहलाएगा। और एक शोरूम अगर है तो उसके पास जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो उसका इन्वेंटरी कहलाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में जितने भी आपने एक्सपेंसेस एडवांस में दिए हुए होते हैं वो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। वो तमाम एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में दिए हुए हैं, वो तमाम अखराजात जो आपने पहले से दे दिए हैं। मसलन आपने एक दुकान ली है किराए पर और आपने अगले 6 महीने का किराया उनको एडवांस में दे दिया है, तो ये 6 महीने का किराया आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, ये भी आपका करंट एसेट्स में शुमार होता है। देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ ये मिसालें दी हैं, इनमें आगे बहुत बहुत सारी चीजें और आएंगी, ठीक है। जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो वो फिर उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी और हर एक बिजनेस के लिहाज से उसका चार्ट ऑफ अकाउंट डिफरेंट भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास वो एसेट्स होते हैं जिनकी उम्र या जिनकी एज 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होती है। इन चीजों को आपने अच्छी तरह से जहन नशीन करना है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में डिफरेंस को। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं या वो असासाजात होते हैं जिनकी उम्र 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होती है, या वो 1 साल से ज्यादा अरसे तक चलने के काबिल हों। फिक्स एसेट्स में हमारे जो एसेट्स होते हैं वो प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट्स होते हैं। ये ऐसे एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। देखें, आपने ज़मीन एक मरतबा खरीदी तो वो लंबे अरसे तक चलेगी। बिल्डिंग हमने एक मरतबा बना ली तो वो भी लंबे अरसे तक चलनी है। और मशीनरी और इक्विपमेंट और व्हीकल्स और कंप्यूटर्स, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, ठीक है। एक मरतबा हमने ले ली या बना ली तो उसके बाद फिर ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होती हैं, तो इसलिए हम इनको फिक्स एसेट्स में कंसिडर करते हैं। एसेट्स के बाद अगला हमारा टॉपिक है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज यानी आपकी जिम्मेदारियां, या यूं कह लें कि क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द एसेट्स। कंपनी का जो एसेट है उसके ऊपर आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनका जो क्लेम है वो आपकी लाइबिलिटी कहलाती है। आसान अल्फाज में अगर आपने इसको जहन नशीन करना है तो कंपनी की जितनी जिम्मेदारियां हैं, कंपनी ने जो पैसे बाहर देने हैं, वो कहलाती है लाइबिलिटी। इसमें आपकी सैलरीज पेबल या वेजेस पेबल, ये भी आपकी लाइबिलिटी है। किसी से आपने उधार सामान खरीदा है तो उसको जो उधार के पैसे आपने वापस करने हैं वो भी आपकी लाइबिलिटी कहलाएगी, अकाउंट पेबल कहलाएगा। गवर्नमेंट के आपके ऊपर टैक्सेस इंप्लीमेंट हो गए हैं, ये टैक्सेस आपने पे करने हैं, तो ये भी आपके टैक्सेस पेबल भी आपकी लाइबिलिटी कहलाएगी। इसी तरह अगर आपने एक शॉप आपने किराए पर ली है और पूरा महीना गुजर गया है तो अब उसका रेंट, उसका जो किराया है जो आपने पे करना है, वो भी आपकी लाइबिलिटी कहलाएगा। लाइबिलिटी भी दो तरह के होते हैं, हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं लाइबिलिटीज को भी। ये या तो करंट लाइबिलिटीज होती हैं या नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं। याद रखें, एसेट्स होते हैं फिक्स एसेट्स, लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, जबकि एसेट्स में करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स होते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन सेम वही है जो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स की है, यानी उनकी एज 1 साल से कम अरसे के लिए होगी तो वो करंट लाइबिलिटीज कहलाएंगी, और अगर उनकी एज 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होगी तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज कहलाएंगी, ठीक है। मसलन हमने यहां पर लिखा है अकाउंट्स पेएबल।
जो कि सप्लायर्स को हमने देना है, अपने सप्लायर्स को हमने देना होता है। अकाउंट्स पेबल ये हमारी करंट लायबिलिटी है। वेजेस पेबल भी करंट लायबिलिटी है। इंटरेस्ट अगर हमने कोई खुदा न खास्ता पे करना है बैंक्स को तो वो भी करंट लायबिलिटी है। अच्छा जी, इसके अलावा शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल, करंट मैच्योरिटीज ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, कोई आपने लॉन्ग टर्म उधार लिया हुआ है बैंकों से, कोई पेमेंट लोन लिया हुआ है और उस पर उसके ऊपर जो करंट जो उसकी किस्त जानी है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहलाएगी या करंट लायबिलिटी कहलाएगी। इसके अलावा अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू रेवेन्यू क्या होता है इसको अच्छे से समझें। ऐसा रेवेन्यू जो हमने कमा लिया, कमाया नहीं है, हमें मिल तो गया है लेकिन हमने कमाया नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने कस्टमर से एडवांस में पैसे ले लिए हैं। हमने किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या किसी को हमने कोई सामान बेचना है, सामान उसे प्रोवाइड करना है, लेकिन हमने उसे एडवांस में पेमेंट रिसीव कर ली है। तो ये हमारा रेवेन्यू अनअर्न्ड रेवेन्यू कहलाएगा, यानी हमें पैसे मिल तो गए हैं, अभी तक हमने कमाए नहीं हैं। कमा हम कब लेंगे? जब उसके बदले में जो चीज हमने उसको प्रोवाइड करनी है, यानी वो सर्विस या वो सामान जो हमने इस पैसे के बदले में उसको देना है, जब हम वो दे देंगे तब हमारी ये कमाई हो जाएगी, फिर ये अर्न्ड रेवेन्यू हो जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज वो तमाम लायबिलिटीज जो मोर देन 1 ईयर हो। मसलन आपने बैंक से लोन लिया है तो ये लोन आमतौर पर हम 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए लेते हैं। यह जिस तरह एक इदारा है पाकिस्तान में, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन, ये अपने कस्टमर्स को 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए भी लोन देता है ताकि लोग अपना घर बना सकें। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन के नाम से ये गवर्नमेंट का इदारा है। ठीक है। तो वहां से जो हम पेमेंट लेते हैं, वहां से जो हम उधार लेते हैं, वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। इसी तरह मोर्गेज पेबल या बॉन्ड्स पेबल। अब ये मोर्गेज पेबल और बॉन्ड्स पेबल क्या होते हैं, ये आपको आगे चल के समझ में आएगा, आगे चल के पढ़ाया जाएगा। इक्विटी, इक्विटी कहते हैं ऑनर्स क्लेम ऑन द एसेट। कंपनी में ऑनर का जो क्लेम होता है, यानी ऑनर कहता है कि जी ये पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है या ये अमाउंट मुझे मिलना है, वो उसका इक्विटी कहलाता है, ऑनर इक्विटी, या इसको हम कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है। तो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। रिटेन अर्निंग्स, यानी अगर एक रनिंग बिजनेस है और उसके पिछले ईयर्स में कुछ प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अभी भी बचा हुआ है तो वो रिटेन अर्निंग्स, ये भी इक्विटी का पार्ट होता है। डिविडेंड्स, यानी वो हिस्सा, वो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो ऑनर को जाना है, वो भी ऑनर इक्विटी का पार्ट होता है। रेवेन्यू ये वो बुनियादी चीज है जिसके लिए कोई भी बिजनेस बनाया जाता है, कोई भी बिजनेस रन किया जाता है। ठीक है। रेवेन्यू यानी इनकम। अगर आप इनकम नहीं कमा रहे तो आपका बिजनेस चलाने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे बिजनेस को रन करने का कोई फायदा नहीं है अगर उससे हम इनकम नहीं कमा रहे। वो फिर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो हो सकती है, एनपीओ तो हो सकती है, जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, लेकिन वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है। आमतौर पर कंपनीज अपना एनुअल रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए अपना एक रिपोर्ट बनाती है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। एक्सपेंसेस, जब कभी भी हम बिजनेस रन करते हैं तो हमें बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के अखराजात पे करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने दुकान किराए पर ली हुई है तो उस दुकान का किराया आपका एक्सपेंस है। अगर आपकी बिल्डिंग अपनी है लेकिन आप उस बिल्डिंग में जो बिजली यूज कर रहे हैं तो वो यूटिलिटी एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंस है। आप वहां पर अगर गैस यूज कर रहे हैं तो एसएसजीसी का जो बिल आएगा वो भी आपका एक्सपेंस है। टेलीफोन आप यूज कर रहे हैं तो टेलीफोन का बिल वो भी आपका एक्सपेंस है। अगर आपका आने जाने का कहीं खर्चा हो रहा है, कंपनी के किसी काम से आने जाने का कहीं खर्चा हो रहा है, तो वो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। इसके अलावा अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम बॉल पॉइंट्स बनाते हैं और वो बॉल पेन हमें मिलता है 100 रुपए का, हम आगे बेचते हैं। ठीक है। तो ये बॉल पेन बनाने के लिए हमारा जो खर्चा होता है वो भी हमारा एक्सपेंस है। जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं उन लोगों की जो सैलरीज हमने देनी है वो भी हमारा एक्सपेंस है। तो ये कुछ मिसालें थी एक्सपेंस की, आपके जहन में ऐसी और भी मिसालें आ रही होंगी। आप उन मिसालों को अपने जहन में लाएं और लिखते चले जाएं और हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपको बताएंगे कि आपने जो मिसालें सोची हैं वो सही सोची हैं या आपसे कहीं अगर गलती हुई होगी तो हम आपको
वहाँ पर सही कर देंगे, आपकी उन गलतियों को सही कर देंगे। आप लोग हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और आप हमें ईमेल भी करके बता सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप उस पे भी अपने जवाबात या अपनी सजेशंस आप भेज सकते हैं। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखें, अब तक हमने पढ़ा है हमारे 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग यानी एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी, ये पांचों चीज़ें कंपनी में कभी तो बढ़ रही होती हैं और कभी कम हो रही होती हैं। ठीक है, तो इनके कंपनी में बढ़ने और कम होने को हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसका एक मखसूस तरीका होता है। उस तरीके से इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें इसको समझना पड़ेगा, इस रूल को याद करना पड़ेगा। आप अभी एज इट इज इस रूल को याद कर लीजिएगा। ठीक है, मसलन आप लेफ्ट साइड पर देखें, आपके पास लिखा हुआ है एक्सपेंसेस और एसेट्स, ये दोनों जब इंक्रीज होते हैं तो हम इनको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये तीनों जब इंक्रीज होंगे तो इनको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। और इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, राइट साइड पर देखें, जब एक्सपेंसेस और एसेट्स ये दोनों जब डिक्रीज होंगे तो उनको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा या क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये तीनों जब डिक्रीज होंगे तब उनको डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये डेबिट और क्रेडिट है क्या भला, ये कहां पर आते हैं, इनमें कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, अगली क्लासेस में आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। इसी रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को आप एक और तरीके से इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि कभी कभार एग्जामिनर आपके पेपर में पूछ लेता है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को मेंशन करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आप इसको इसी तरह से याद कर लें। पेपर में आपने इस कंडीशन में, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पेपर में आपने इस कंडीशन में इसको लिखना है, तो आपको 100% इसके मार्क्स मिल जाएंगे। जब एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे, जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये दो नेचर ऑफ अकाउंट ऐसे हैं कि जब ये इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं, और ये दोनों जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं। देखें, हमारे पास 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं, जिनमें से ये दोनों एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पर डेबिट में रिकॉर्ड होंगे, डिक्रीज होने पर क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे। और बाकी जो 3 नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं, रेवेन्यू, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, ये तीनों वाइस वर्सा होते हैं। ये तीनों जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे और जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड होंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को लिखने का एक और तरीका ये भी है, जिसको हम रूल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज कहते हैं। कभी अगर आपके पास पेपर में आ जाए कि रूल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज बयान करें, तो आप इस शेप में लिखेंगे, है ये सारी वही चीज। वहां पर हमने डेबिट और इंक्रीज और डिक्रीज को फोकस किया था, यहां पर हम डेबिट और क्रेडिट को फोकस कर रहे हैं। जी तो जनाब, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसको लाइक किया होगा, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इंशाल्लाह। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सीरीज़ की अगली वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाया करें और आप उनसे बर वक्त फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या ये जो नंबर आप इसकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिल लगाएं, किताबों से दोस्ती करें, किताबों को अपना दोस्त बनाएं। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।